गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे 2019 का मैथ्स का पेपर। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ नंबर्स x1, x2, x3 up to xn is m. If x1 is replaced by x, then the new mean is. अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो n संख्याओं का माध्य m है। यदि x1 को x से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। हमें पता है कि जो मीन है या जो माध्य है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको पता है कि माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहां पे हमारे पास माध्य तो है m और आंकड़ों का योग यानी कि x1 से लेके हमारे पास कितने आंकड़े xn, ये हो जाएगा उसका योग बटे में टोटल संख्याएं होगी n। तो अगर हम लोग योग की बात करें तो योग की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इज इक्वल टू n इंटू m। ये हो गया पहले वाले आंकड़ों का योग। अब इसमें से हमने x1 को हटा के क्या लगाया है, x डैश। तो न्यू सम हमारा पास क्या आ जाएगा, जो नया योग है वो क्या आ जाएगा, यानी कि इस सम में से हमने किसको हटा दिया, x1 को हटा दिया और क्या लगा दिया, x डैश। तो नया सम, अब ये चीज nm के बराबर है तो इसको आप लिख सकते हो nm माइनस x1 प्लस x डैश। तो ये हो गया न्यू सम। और मीन कैसे निकाला जाता है, ये माध्य कैसे निकाला जाता है, वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो nm माइनस x1 प्लस x डैश डिवाइड बाई n। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर है। इसके बाद है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। P, Q, R, S, T, U and V आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। यानी कि ये जो 6 लोग हैं ये ईस्ट की ओर फेस करके बैठे हैं। तो मान लो कि मैंने, वैसे तो हमारी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। मैंने इसको घुमा दिया तो मैंने इसको, अगर ईस्ट इधर है तो इसके अपोजिट में वेस्ट होएगा और इसके राइट में क्या होगा, साउथ, और ये क्या होगा, नॉर्थ। अब हमारे पास 6 लोग हैं, कौन कौन से, P, Q, R, S, T, U, V। इनके बीच में 6 लोग कौन कौन से बैठे हैं, P, Q, R, S, T, U, V। अब इनके बैठे की कंडीशन क्या दी हुई है, देखो R एंड S, R इज द इमीडिएट राइट टू S। जो R है वो S के इमीडिएट राइट पे है। तो और Q इज ऑन द एक्सट्रीम एंड एंड हैज T एज द नेबर। और Q जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे है और T उसका क्या है, नेबर है। V इज बिटवीन T एंड U। S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो हिंदी मीडियम में समझेंगे। R S के तुरंत दाईं ओर है, यानी कि जब हमने बिठाना है जो R है वो S के दाईं ओर है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि Q एक सिरे पर है, Q एक सिरे पर है और जिसका T पड़ोसी है, T इसका पड़ोसी है, T इसके साथ हो गया। नेक्स्ट है V T और U के बीच में है। अब एक V है जो T और U के बीच में है, यानी कि U एक इधर और आएगा और इसके बीच में क्या है हमारे पास, V T और U के बीच में है। और S दक्षिण सिरे से तीसरे स्थान पर है, यानी कि साउथ से राइट पे है। अब S इधर से काउंट जब करेंगे तो वो तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पे एक और होना चाहिए था और हमारा P ही रह गया, P बच गया। तो बैठे कैसे हैं ये लोग, Q T V U S R P, ये इस क्रम में बैठे हैं। अब क्या आंसर देना है आपको, फर्स्ट हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, कि T के दाएं कौन बैठा है। अब T के दाएं, इधर दायां इधर बायां, T के दाएं कौन बैठा है, V। तो आंसर क्या आ जाएगा, V। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल आर सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड्स। और कौन कौन से जो पीपल हैं वो एक्सट्रीम एंड पे हैं। एंड पे कौन है, P और Q। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले का हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T क्या हो गया, V। और जो एक्सट्रीम एंड पे है वो क्या हो गया, P और Q। क्लियर है। नेक्स्ट है इन ए ट्राइंगल
in each side of the triangle is halved, then what is the percentage change in the area? कि वो कहता है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर हर एक साइड को हाफ कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। देखो ये ट्राइंगल है, ए बी सी, इसको हाफ कर दिया, यहां से भी हाफ कर दिया, यहां से भी हाफ कर दिया, मीन्स पी क्यू आर ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। तो मिड पॉइंट्स हो गए, तो जब हमने इनको ज्वाइन किया तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी। अब इस ट्राइंगल का एरिया हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, इसका जो एरिया होता है ये पूरी ट्राइंगल का क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि ये जो है इसको 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में बांटती है। तो इसका जो एरिया हो गया वो क्या हो गया 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब ये कितना हो गया हमारी पूरी ट्राइंगल का 25% ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया। ठीक है, जो एरिया ऑफ पीक्यूआर का जो एरिया है वो पूरी ट्राइंगल का क्या हो गया 25% हो गया। तो एबीसी के एरिया में कितना डिक्रीज आया, कितनी कमी आई, तो डिक्रीज कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 75%। 25% तो इसका है ही है, कितनी कमी आ गई, पूरे में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना डिक्रीज आ गया 75%। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 75% डिक्रीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है A रेशो B प्लस सी, A रेशो B प्लस सी इज इक्वल टू 6:7 और B रेशो A प्लस सी इज इक्वल टू 8:9। If the sum of 221 is divided among A, B, C, then the shares of A, B, C respectively will be। यानी कि आपको A और B प्लस सी का रेशो दिया हुआ 6:7 और B और A प्लस सी का रेशो दिया हुआ 8:9। यदि 221 रुपयों को A, B और C के बीच में बांटा जाए तो A, B, C को रुपयों में क्रमशः क्या मिलेंगे। हमने 221 रुपए को बांटना है A, B और C के बीच में। तुम्हें पता है कि जब भी रेशो दिया होता है हम लोग वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट मानते हैं। मान लो कि यहाँ पे कांस्टेंट हमने कितना मान लिया x मान लिया, तो इसका मतलब आपको ये दे दिया A, B प्लस सी कितना दे दिया 6/7। तो लेट A के पास कितने हो गए 6x हो गए और B प्लस सी के पास कितने हो गए 7x हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर यानी कि A और B प्लस सी तो पहले टोटल है, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं 221। दैट मीन्स कि 6x प्लस 7x बराबर में 221। 13x इज इक्वल टू 221, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 221/13, ये आ गया 17। क्लियर है। तो A के पास कितने आ गए A कितने हो गए 6 × 17 102। क्लियर है। अब A के तो हमें पता चल गए, अब B के निकालने हैं, B के भी उसी तरीके से निकालेंगे। आपको रेशो क्या दिया हुआ है B रेशो A प्लस सी इज इक्वल टू 8:9। तो B बाय A प्लस सी इज इक्वल टू 8/9। मान लो कि B के पास 8x है तो A प्लस सी के पास कितने हो जाएंगे 9x। तो अब 8x प्लस 9x भी क्या होना चाहिए 221। तो 17x इज इक्वल टू 221, तो x इज इक्वल टू 221/17 इज इक्वल टू 13। तो B के पास कितना हो गया B हैज 8 × 13 यानी कि 104। और C के हम निकाल सकते हैं फिर 221 में से 102 और 104 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया आंसर 15। तो हमारी ऑप्शन ए करेक्ट है 102, 104 और 15। क्लियर है। उसके बाद हमारा आ गया 6th। सम ऑयल इज फिल्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द वेसल इज 6 cm. Some iron balls, each of diameter 3 cm, are completely dipped into the oil. If level of oil is vessel rises by 2 cm, the number of iron balls dipped into the oil is। यानी कि एक सिलेंड्रिकल हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। किसी लंबवृत्ताकार बेलन के आकार के बर्तन में कुछ तेल भरा हुआ है। बर्तन के आधार का अर्ध व्यास यानी कि जो उसकी त्रिज्या है, सिलेंड्रिकल वेसल की जो रेडियस है त्रिज्या है वो कितनी है 6 cm है।
इस 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ लोहे की गोलियां हमने इस तेल के अंदर डिप कर दी, तो जब वो डालेंगे उसमें तो ऑब्वियस सी बात है उसका लेवल राइज करेगा ही करेगा। हर किसी ने ये स्टोरी तो सुनी हुई है थर्स्टी ग्रो वाली। तो जो उसमें पानी आता है वो लेवल राइज कर जाता है। वो किस वजह से राइज करते हैं? क्योंकि हम लोग उसमें कंकड़ डालते हैं। तो कितना हमारा लेवल राइज करता है पानी का? जितना कि कंकड़ का आयतन होता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम भी राइज करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास तेल है, तेल के अंदर हमने आयरन बॉल्स डाली है, तो कितना लेवल उसका, मतलब कितना वॉल्यूम उसका राइज करेगा? जितना कि आयरन बॉल्स का वॉल्यूम होगा। अब हमें ये निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ आयरन, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बॉल्स उसने डिप करी हैं। तो मान लो कि उसने कितनी डाली है? n बॉल्स आर डिप्ड। तो n बॉल्स का जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा? बॉल है स्फेरिकल इन शेप, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जो वॉल्यूम राइज करेगा। अब ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, पहले इतना इसके अंदर पहले ही ऑयल है, जब हमने बॉल्स डाली तो वॉल्यूम यहां तक पहुंच गया, तो राइज तो सिर्फ इतना ही किया ना। तो ये ऊपर भी कौन सी शेप बन रही है? सिलेंड्रिकल बन रही है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे एच क्या लेंगे? जितना सेंटीमीटर वो राइज किया। तो n इंटू 4/3 पाई आर, जो बॉल है उसका डायमीटर 3 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच। एच इज गिवन 2 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 कैंसिल कर दो, 2 से 2 to the 4 कैंसिल कर दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 2/3, 3 to the 6, टू टू द 4, ये 2 भी था हमारे पास। और ये भी 3 नीचे जाएगा, 3 इंटू 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ था, 2 to the 4 ये कैंसिल हुआ था, 3 इंटू 3 यहाँ पे बच गया, इसके नीचे चला गया, 2 इसके प्लस में चला गया, इंटू 2, तो 3 to the 3 to the, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी हो गई? 16। यानी कितनी बॉल्स थी यहाँ पे? हमने 16 बॉल्स को डाला था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे है, इफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। अब आपको क्या दिया? त्रिभुज के लंब का अनुपात दे दिया 2:3:4, और हमने उसके समानुपाती भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने, जब भी ऐसा कोई अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा तो ये देखना कि क्या चीज ऐसी है जो इस रिलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपको पता है कि उसने त्रिभुज की बात करी है, तो त्रिभुज का एरिया हमेशा वही रहेगा। जैसे कोई भी त्रिभुज है आपके पास, ये है, अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, अगर बेस ये ले रहे हैं तो अल्टीट्यूड ये लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस ये ले रहे हैं तो अल्टीट्यूड ये लेंगे, अगर बेस ये ले रहे हैं तो अल्टीट्यूड ये लेंगे। ठीक है, तो यानी कि बेस इंटू अल्टीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, अगर हमारा एरिया ट्रायंगल वही है तो। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पे? अनुपात दे दिया उसका भुजाओं का 2:3:4, तो आपने उसकी क्या निकालना है? साइड्स का निकालना है, मतलब अल्टीट्यूड्स का दिया हुआ है। तो पहले तो वो कॉमन नंबर निकाल लो, इनका एलसीएम निकालो। 3 to the 6 4 2 3 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। अब 12 एलसीएम आ गया, यानी कि हमने यहाँ पे इसमें ऐसे नंबर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 12 रहना चाहिए। अगर हमने समानुपाती टर्म्स बनानी है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए? 12 रहना चाहिए। तो 2 6 द 12 होगा, 3 4 द 12 होगा, और 4 3 द 12 होगा। तो 6 4 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे 8th क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स ₹225 in the format coin of ₹1 50 paise and 25 paise in the ratio of 3:4:5. The number of 25 paise coins are हमने 25 पैसे की कॉइन्स निकालने हैं। अब आपके पास बैग में ₹1 के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कॉइन्स हैं, और उनका रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया होता है हम लोग कोई ना कोई क्वांटिटी x मान लेते हैं। तो लेट
1 रुपये कॉइन कितने हो गए 3x, 50 पैसे कॉइन कितने हो गए 4x, और 25 पैसे कॉइन कितने हो गए 5x, क्योंकि इनके बीच का रेशो 3:4:5 दिया हुआ था। क्लियर है। अब 1 रुपये में कॉइन्स तो 3x हैं, तो इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट इन 1 रुपये कॉइन्स में कितना आ जाएगा 3x ही आएगा। तो अमाउंट इन 50 पैसे कॉइन्स में कितना आ जाएगा 4x/2, क्योंकि आधा रुपए काउंट करते हैं उसे, 1 रुपये में तो 50 पैसे होते हैं तो। और अमाउंट इन 25 पैसे कॉइन्स में कितना आ जाएगा 5x/4। अब ये जो अमाउंट है टोटल, क्या 3x प्लस 4x/2 प्लस 5x/4 इज इक्वल टू, ये जो टोटल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 225। ये 225 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 4 इज द एलसीएम, 12x प्लस 4 to the 8x प्लस 5x इज इक्वल टू 225। 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12 और 8 20 प्लस 5 25x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 900/25, $36। तो उसने हमसे कॉइन्स कौन से पूछे हैं 25 पैसे की, तो 25 पैसे कॉइन्स कौन से आ जाएंगे, ये 5 into 36 दैट इज 180 कॉइन्स आर देयर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अब ये तो आपका एपी का क्वेश्चन है 10th क्लास का, कि 1 और 500 के बीच में कितने नंबर जो है वो 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। जब हम लोग ये देखते हैं, अब आपके बीच में कहाँ से देखना है आपने, 1 और 500 के बीच में, तो 13 से स्टार्ट होगा, पहला नंबर हमारा 13 होगा, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा 26। अब अपने लास्ट नंबर देखने की कौन सा डिविजिबल होता है, तो 500 को डिवाइड करके देखो 13 से, 13 3 दा 39, 13 8 दा 104, 6, तो 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो 13 26 अप टू हमारे पास सीरीज कहाँ से आ जाएगी 494 तक। अब ये कितने नंबर है, हम 9 काउंट करना है, तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगेगा, ए की वैल्यू क्या हो गई 13, डी की वैल्यू भी क्या हो गई 13, और ए एन कितना हो गया 494, और हमने एन निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दे दिया 494 इज इक्वल टू 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी क्या हो जाएगा 13, तो 494 माइनस 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 13, यानी 481, और 13 किस में आएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये 13 3 दा 39, 13 7 दा 91, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 37 प्लस 1 यानी कि 38। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है 38, यानी कि 9th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 10th क्वेश्चन है, यदि 391 को 3 भागों में विभाजित किया जाए तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 के समानुपाती हों तो प्रथम भाग क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे अनुपात क्या दे दिया उसने 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3। जब भी फ्रैक्शन अनुपात आए तो पहले उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, तो यानी कि यहाँ पे अनुपात क्या हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 18। अब हमने डिवाइड किसको करना है 391 को, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 18x इज इक्वल टू
391। तो ये हो गया 25x इज इक्वल टू 391, तो x इज इक्वल टू हो गया 391/25। अब ये डेसिमल में आंसर निकलेगा, तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो भी किसमें निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा। तो यहाँ भी हमारे पास कोई भी जो आंसर है, कोई भी जो ऑप्शन है वो डेसिमल में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज।